नमस्कार। न्यूज़ पिकल की इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। आज हम बात करेंगे झारखंड की। आज मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा। कहानी तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत चिंता वाली बात है। और ये कहानी कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन ये कहानी आज मैं क्यों सुना रहा हूं, इसका एक कारण है। जब से झारखंड में जेएलकेएम के विधायक जयराम कुमार महतो चुनाव जीत कर आए हैं और वो झारखंड विधानसभा में विधायक बने हैं, तब से लगातार वो एक मुद्दे को उठाते आ रहे हैं। वो लगातार कहते आ रहे हैं कि कोयला चोरी जो है बहुत बड़ा झारखंड का मुद्दा है और ये बंद होना चाहिए। वो लगातार कहते आ रहे हैं कि कोयला माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है, इस मनोबल को तोड़ने की ज़रूरत है। और वो लगातार इशारा करते हैं कि ये जो कोल माफिया हैं, इनको कोई पॉलिटिकल संरक्षण भी है और जितने ब्यूरोक्रेसी है और इवन कंपनीज है, सब लोग आपस में मिले हुए हैं। इससे राज्य का बहुत ज़्यादा जो आय की हानि जिसको बोलते हैं, वो तो रेवेन्यू लॉस है ही, राजस्व की हानि है ही, प्लस इसका इनडायरेक्ट जो है वहाँ के जो जनमानस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जयराम कुमार महतो लगातार रैयतों की बात करते हैं, जयराम कुमार महतो लगातार विस्थापितों की बात करते हैं। तो आज जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये हालांकि जयराम कुमार महतो जब से जीत कर आए हैं तब से लगातार इस पर बातचीत हो रही है, लेकिन पिछले हफ्ते ये जब लहूलुहान हो गया बाघमारा, उसके बाद इस मुद्दे पर राष्ट्रीय मीडिया की भी नज़र गई है। और चूंकि मैं झारखंड में ही पला बढ़ा हूँ, हालांकि मैं दिल्ली में रहकर पत्रकारिता कर रहा हूँ, तो मुझे झारखंड में काफ़ी रुचि है और मैं लगातार वहाँ के खबरों पर नज़र बनाए रखता हूँ। और समय समय पर वहाँ के ऑफिसरों से, वहाँ राजनीतिक जो मेरे संपर्क हैं और जो और भी सोर्सेज जो हैं, उनसे मेरी बातचीत होते रहती है। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते धनबाद के मधुबन थाना क्षेत्र में एक बहुत बड़ी घटना घट गई थी। खरखरी कोलियरी में जो आउटसोर्सिंग कंपनी है हिलटॉप, उसके बाउंड्री वाल को लेकर दो गुटों में आपसी लड़ाई झगड़ा हुई थी। उसमें दर्जनों बाइक्स जला दिए गए थे, दर्जनों लोग घायल हो गए थे और सबसे बड़ी बात, एसडीपीओ पुरुषोत्तम सिंह के सर में पत्थर से चोट लगी थी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। हालांकि जयराम कुमार महतो सबसे पहले घायल एसडीपीओ से मिलने गए थे, उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। उसी समय जो उत्तरी छोटा नागपुर रेंज के आईजी और डीआईजी से भी उनकी मुलाकात हुई। बाद में उन्होंने प्रेस को भी संबोधित किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि जब तक घायल एसडीपीओ स्वस्थ होकर लौटें, उससे पहले प्रशासन को चाहिए कि ये उनके पास अवसर है कि माफियाओं की गिरफ्तारी हो और कहीं ना कहीं जो ये गोरख धंधा चल रहा है वो बंद किया जाए। इससे पहले भी वो एक दो बार ऐसा कहते सुने गए थे कि कोयला से भरी गाड़ी जो अवैध रूप से जिसमें कोयला तस्करी हो रही थी, उसको उन्होंने पकड़वा कर थाने को दिया था, लेकिन बाद में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ये सब घटनाएं लगातार ये इशारा करती है कि किस तरह से कोल माफिया, जिसको हम लोग कोयला माफिया बोलेंगे, उनका और प्रशासन का और जितने बीसीसीएल, सीसीएल और जितनी कंपनियां हैं, उनके पदाधिकारी सब आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। बिना मिली भगत का इतने बड़े स्केल पर लगातार चोरी नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम लोग इसकी बात करते हैं कि जो झारखंड में और धनबाद के आसपास, जिसको हम लोग कोयलांचल बोलते हैं, वहाँ जो कोयला का जो चोरी हो रहा है, जो ये इस तरह का जो अवैध खनन होता है, अवैध ट्रांसपोर्टेशन होता है, अवैध व्यापार होता है और जो इसमें बहुत सारे माफिया इन्वॉल्व हैं, तो ये आज कोई नया कहानी नहीं है झारखंड के लिए। अगर हम इस पे अगर आप अंदर तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले अंग्रेजों के समय से ही झारखंड का और उसके मिनरल्स का दोहन शुरू हो गया था। आपको आश्चर्य होगा कि सबसे पहले अंग्रेज 1871 में ही जो मधुपुर, गिरिडीह और कोडरमा के लिए रेल लाइन बनाए थे और वो रेल लाइन केवल और केवल मिनरल्स और उसके रिसोर्सेज को ढोने के लिए वो रेल लाइन बनाया गया था 1871। आप कल्पना कर सकते हैं। तो अंग्रेजों उस इलाके में रेल का नेटवर्क बना। फिर कलकत्ता से लेकर राजमहल तक भी रेलवे लाइन बना 1849, जिस लाइन का बाद में फिर और विस्तार हुआ। ये 100 माइल का लाइन था
ये जितना रेलवे का उस इलाके में जो डेवलपमेंट हुआ, कहीं ना कहीं माना जाता है कि उस इलाके से मिनरल को अलग अलग इलाकों में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे लाइन को उसी जमाना में अंग्रेजों ने उसका विकास किया था। उसके बाद लगातार जो हालांकि कोल माइंस की कहानी ज़्यादा हम लोग सुनते हैं, लेकिन वहाँ जितना तरह का मिनरल्स है, चाहे वो आयरन ओर हो, सैंड माफिया हो, सब लोग एक्टिव हैं। बॉक्साइड का माइन है झारखंड में, बहुत तरह के, पहले माइका हुआ करता था बहुत कोडरमा के आसपास। तो सब चीज़ का उतने ही दोहन हुआ है, अवैध रूप से दोहन हुआ है, और मतलब करोड़ों रुपया का राजस्व का नुकसान होता है, और कई माफिया इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, और माफियाओं का आपसी वर्चस्व की लड़ाई भी हमें हमेशा सुनने को मिलती रही है। आपको ध्यान होगा कि जो गैंग्स ऑफ वासेपुर बना था फिल्म 2012 में, अनुराग कश्यप ने बनाया था, ये इस फिल्म को बहुत प्रसिद्धि मिली थी। आज भी धनबाद को लोग ब्लैक डायमंड के कारोबार से जान, उसको मतलब कोयला को ब्लैक डायमंड का भी नाम दिया जाता है। और ये कोई मतलब ये फिल्म बनना या धनबाद पर कहानी लिखा जाना, ये केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाशिंगटन पोस्ट भी आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले अगर आप ढूंढेंगे तो आपको आर्टिकल मिल जाएगा, जो धनबाद और वहाँ से जुड़े हुए कोयला माफियाओं पर, जो उन लोगों ने बड़ी बड़ी स्टोरियाँ बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में भी किए गए हैं। लेकिन आज तक अगर कुछ नहीं बदला है तो वो अवैध कारोबार और माफिया राज। और आज जयराम कुमार महतो जब से विधायक बनकर आए हैं, वो खुलकर बार बार इस ओर उनका बयान आता रहता है, और वो लगातार से कोयला चोरी रोकने के लिए धनबाद के आसपास से जो राजस्व की हानि हो रही है, उस हानि पर लगातार राज्य सरकार को भी आगाह करते नजर आए हैं। तो हम लोग आज इस कहानी का और डिटेल में, जो अंदर से जो बोला जाता है कि ये कहानी का आखिर राज क्या है, ये क्यों खत्म होगा, उस पर हम लोग आज डिटेल में बात करना चाहते हैं। अभी जो पिछले हफ्ता जो इंसिडेंट हुआ, उसमें कारू यादव के समर्थक, और ऐसा माना जाता है कि गिरिडीह के सांसद जो चंद्रप्रकाश चौधरी हैं, उनके समर्थक आपस में भिड़ गए, जब हिलटॉप कंपनी, जो आउटसोर्सिंग कंपनी है बीसीसीएल की, उसके बाउंड्री वाल को लेकर, उसके ठेका को लेकर एक मामला सामने आया। उसमें वो लड़ाई का रूप ले लिया, और उसमें कई लोग घायल हो गए, कि गोलियां चली, बमबाजी हुआ। लास्ट में पुलिस जब डीएसपी कारू यादव के आवास पर गए थे उनकी गिरफ्तारी करने के लिए, उनसे पूछताछ करने के लिए, तो कारू यादव के समर्थक उन पर भी पत्थर चलाया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसके बाद आपको ध्यान होगा कि जयराम कुमार महतो ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और डीजीपी को एक चिट्ठी लिखा था, और उन्होंने लिखा था कि एसडीपीओ का घायल होना और पुलिस प्रशासन पर हमला ये छोटी घटना नहीं है। इस घटना की सघनता से जांच की जानी चाहिए, और इस इलाके में शांति स्थापित करना बहुत जरूरी है, और हर हाल में जो ये कोल माफिया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और कोयला चोरी बंद होनी चाहिए। आज अगर पिछला थर्सडे को ये घटना घटा था, तो आज 5-6 दिन हो गया। इस बीच पुलिस ने इस मामले में कई एफआईआर दर्ज किया है, और कारू यादव से संबंधित 2 लोग तो गिरफ्तार, एक तो संदीप पासवान की गिरफ्तारी हुई है, दूसरे उनके परिवार, उनके रिश्तेदार माने जाते हैं प्रदीप यादव, उनकी पत्नी की गिरफ्तारी हुई है। उसमें भी जो छापेमारी हुई थी, उसमें भी कई आपत्तिजनक लोग बोलते हैं बम मिला है, एक आध तलवार मिला है, उसके अलावा कई डॉक्यूमेंट्स पुलिस को रिकवरी हुई है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि वो उस इलाके की नापी भी करवा रहे हैं, मॉल से लेकर हर जगह, ताकि अगर उनको कुछ भी अतिक्रमण मिलता है तो सब पर कार्रवाई होगी, कानून सम्मत सब तरह की कार्रवाई होगी, और उन सबको तोड़ दिया जाएगा। सवाल यह है कि एक घटना घट जाए तो उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ वर्षों से चली आ रही, मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों के समय से ही उस इलाके का दोहन चला आ रहा है, और माफियाओं में आपस में वर्चस्व की लड़ाई होते आ रही है। तो ये अगर लड़ाई की बात करें, अगर आप जाएंगे तो 1970 में सबसे पहले जो माइंस जो है वहाँ धनबाद के आसपास जितने भी माइंस है, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, उसका 1972 में बीसीसीएल एक कंपनी, बीसीसीएल बना कंपनी, जो हम लोग बार बार बीसीसीएल बोलते हैं, तो ये बीसीसीएल उसके बाद एग्जिस्टेंस में आया 1972, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, बीसीसीएल।
तो इनका 1972 ये स्थापित हुआ और उसके बाद से जितना ये जितने भी कोल ब्लॉक्स हैं उसका ई ऑक्शन करना, उसका कोल का प्रोडक्शन करना सब कुछ बीसीसीएल के हाथों है। और बीसीसीएल ही अलग अलग मतलब अपना ई ऑक्शन के माध्यम से अलग अलग कंपनी को कोल का एक्सट्रैक्शन और उसका पूरा व्यापार का वो टेंडर वहाँ समय समय पर निकलता रहता है। लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि अच्छा राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया, तो उससे पहले भी जो खादान के जो वर्कर थे उनकी माली हालत अच्छी नहीं थी, उनका वर्किंग कंडीशन जिसको हम लोग बोलते हैं वो अच्छा नहीं था। तो ऐसा माना गया कि अगर इसका राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो इनकी कंडीशन में सुधार होगा, तो इसको नेशनलाइज कर दिया जाए। लेकिन उन वर्करों के बीच में उन वर्करों पर भी किसका हक हो इसको लेकर भी लगातार यूनियन और उस पर कब्जा करने की लगातार लड़ाई होती रही है। तो 1972 में जब बीसीसीएल एग्जिस्टेंस में आया तो उसके बाद भी वर्कर्स यूनियन के होता था। तो वर्कर्स यूनियन उस समय तो सबसे पहले जो हम लोग जब भी हम लोग इस तरह की बात करेंगे और धनबाद और उसके आसपास कोल माफिया की बात होगी तो सबसे पहला नाम जो एक जिसका इस विषय में रुचि नहीं है वो भी एक नाम जरूर जानता है, वो है सूर्यदेव सिंह। सूर्यदेव सिंह कौन थे? सूर्यदेव सिंह बलिया से उत्तर प्रदेश के बलिया से के रहने वाले थे और धनबाद में जाकर फिर बाद में वो यूनियन लीडर बन गए थे। उन्होंने खादान से ही उनकी ज़िंदगी शुरू हुई और यूनियन लीडर बन गए। तो सूर्यदेव सिंह बाद में आपको ध्यान होगा कि वो इतने बड़े इस लाइन के व्यापारी बने कि बाद में तो फिर वो विधायक भी बने, जिसको हम लोग बार बार बोलते हैं। जहाँ झरिया के विधायक बने उस समय जनता दल यूनाइटेड बिहार में वो जनता दल के पार्टी से जीते थे और वो विधायक बने और फिर लगातार विधायक बने। 1992 में जब उनका देहांत हुआ तब तक वो लगातार विधायक थे। आज भी सिंह मैनसन को लोग जानता है पूरे भारत में और उनका परिवार, हालांकि अब 2 गुट में बट गया है उनका परिवार, लेकिन वो आज भी इस कोयले के व्यापार से उनका परिवार जुड़ा हुआ है और राजनीति में भी उनका परिवार आज तक इन्वॉल्व है। तभी से माना जाता है कि कोयला माफिया और जो राजनीति का जो नेक्सस हम लोग टर्म यूज करते हैं ये तब से चला आ रहा है। और कहीं ना कहीं लोग ऐसा मानते हैं कि इवन इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस एक जमाना में, तो उनका भी बहुत बड़ा जो उस पार्टी चंदा जिसको बोलते हैं उसका सोर्स धनबाद रहा है और कोल माफिया रहे हैं, जो अलग अलग समय पर अलग अलग राजनेताओं को अलग अलग अपने ढंग से वहाँ से पैसा उगाही करने के बाद राजनेताओं को चंदा देते रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सूर्यदेव सिंह के परिवार की। तो सूर्यदेव सिंह का परिवार अब 2 गुटों में बट गया है और एक परिवार आज भी सिंह मैनसन में ही रहता है और दूसरा परिवार रघुकुल में रहता है। दोनों आज राजनीति में हैं और अलग अलग पार्टी से समय समय पर झरिया जो उनका विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से वो दोनों अलग अलग पार्टियां उनके लोगों को वहाँ पर अपनी प्रत्याशी बनाते हैं। तो धनबाद और उसके अच्छा जहाँ से जयराम कुमार महतो विधायक बनकर आते हैं, वो 2 आपको ध्यान होगा कि वो 2 जगह से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। एक तो बेरमो से लड़ा था, दूसरा डुमरी से लड़ा था। दोनों विधानसभा अगल बगल है। ये जो हम लोग जिसको कोयलांचल कहते हैं, कोयलांचल का सब हिस्सा है। जितने विधानसभा है, चाहे डुमरी हो, बेरमो हो, बोकारो हो, बाघमारा हो, धनबाद हो, टुंडी हो, गिरिडीह हो, गोमिया हो, रामगढ़ हो, मांडू हो, हजारीबाग हो और भी लातेहार तक, तो ये सब इलाके में कोल माइंस के अलग अलग बीसीसीएल के अंदर ही अलग अलग बहुत सारे माइंस हैं और सब जगह कोयला का जो है एक्सट्रैक्शन और उनका प्रोडक्शन अलग अलग रूप से चलता रहता है। और बीसीसीएल के भी 12 क्षेत्र हैं अलग अलग, जहां पूरा कंट्रोल बीसीसीएल का है। लेकिन जितना भी जितना ऑक्शन होना या इसका पूरा प्रोडक्शन के चेन में जो चीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन, ये बहुत बड़ा कारोबार है और हर कारोबार को माफिया ही कंट्रोल करते हैं। हालांकि समय समय पर सरकार की कोशिश हुई कि माफियाओं से मुक्ति मिले, लेकिन आज तक माफियाओं से ट्रांसपोर्टेशन में मुक्ति के लिए सरकार ने किया कि चलो एक्स सर्विसमैन को ये दिया जाएगा, लेकिन फिर भी वो माफिया ही के कंट्रोल में है। माफिया अलग अलग एक्स सर्विसमैन के नाम पे लाइसेंस बनाते हैं और खुद ही वो फाइनली उन्हीं के हाथों में चलता है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि एक टन जो कोयला जो ट्रांसपोर्टेशन में जो वहाँ प्रोडक्शन होता है, फिर जब ट्रक में उसको लादना होता है तो ट्रक का वेटिंग टाइम जब तक क्लियर उनको गुंडा टैक्स नहीं मिलता है तब तक ट्रक पर वो माल लादा नहीं जाता है। लोग यहाँ तक बताते हैं कि 1 टन पे 1200 रुपया
ये वहाँ देना पड़ता है गुंडा टैक्स, 1 टन के हिसाब से ये रेट है। तो हालांकि आज का रेट तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं पिछला लोकसभा चुनाव में मुझे मौका मिला था धनबाद और उसके आसपास, जब ढुल्लू महतो बीजेपी के वहाँ उम्मीदवार बने थे, तो मैं गया था धनबाद। तो ढुल्लू महतो जो आज जो धनबाद के सांसद हैं, वो भी कहीं ना कहीं कोयला कारोबार से जुड़े हुए हैं। और 1992 के आसपास से इनकी एंट्री होती है, यूनियन इनके भी कब्जे में रहा, जो मैं वर्चस्व की लड़ाई की बात कर रहा हूँ। और इन पर 50 से ज़्यादा एफआईआर अभी तक किए हुए हैं इसी मैटर पे, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर, एक्सटॉर्शन और हर तरह की संगीन धाराओं में इनके खिलाफ भी कई मुकदमे हैं। जो घटना मधुबन थाना क्षेत्र में जो खड़खड़ी कोयलियरी में जो हुआ था, वो बाघमारा विधानसभा के अंदर आता है। बाघमारा विधानसभा के आज के दिन विधायक शत्रुघ्न महतो हैं, और शत्रुघ्न महतो ढुल्लू महतो के भाई हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। तो कहीं ना कहीं इस जो कोयला माफिया और राजनीति का ऐसा गठजोड़ है कि कहीं ना कहीं इस बात को नकारा नहीं जा सकता। ये लगातार आरोप लगता रहा है, हालांकि सब कुछ जांच का विषय है, लेकिन एक अंदाजा है, अगर आज से 5-1 साल पहले की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से हर दिन 10 से 15 करोड़ रुपया का राजस्व का हानि होता है झारखंड सरकार को कोयला चोरी के चक्कर में। जो टोटल अगर मेट्रिक टन की बात करें तो 32 मिलियन टन जो है बीसीसीएल कोयला का उत्पादन करती है। उसमें माना जाता है कि 10 मिलियन टन जो है कोयला वो चोरी हो जाता है। ये अभी हाल ही में एक पीआईएल फाइल किया गया है, विनय कुमार झा धनबाद के रहने वाले और सीनियर वकील हैं, उन्होंने हाईकोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया है। और ये पीआईएल का फाइल किया जब बहुत सारे माइंस हैं जो बंद कर दिए जाते हैं, तो बंद करने के बाद भी वहाँ अवैध कोयला खनन होता रहता है, और उसमें कभी कभी मजदूरों की जान चली जाती है। तो जब पिछले साल जब 3 मजदूरों की जान चली गई थी, तब उन्होंने हाईकोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया था, जिस पीआईएल में फिर सरकार को जवाब देना था। मैं उसके अभी अपडेट में नहीं हूँ कि सरकार ने उसमें क्या जवाब दिया, लेकिन अगर आप उस पीआईएल के अंदर घुस के जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बीसीसीएल का जो टोटल प्रोडक्शन है 32 मिलियन टन, उसमें 10 मिलियन टन का कोयला उसके हिसाब से चोरी हो रहा है। और राजस्व की हानि की बात मैंने बताई कि 10 से 15 करोड़ रुपया का हर दिन का राजस्व का नुकसान होता है। तो इतने बड़े स्तर पर माफिया का एक्टिव रहना, अलग अलग माफियाओं का एक्टिव रहना, आपस में माफियाओं का लड़ाई वर्चस्व को लेकर, और फिर जो इतना बड़ा जो ये करोड़ों करोड़ का जो व्यापार है, बिना प्रशासन के मिलीभगत के तो संभव नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि बीसीसीएल के अधिकारी और पुलिस प्रशासन और कहीं ना कहीं उनको भी राजनीतिक, जिसको बोलते हैं राजनीतिक ऊपर से अम्ब्रेला मिलना, उनको राजनीतिक का शरण मिला हुआ है। तो इतना तो क्या जो ये घटना जो जयराम कुमार महतो जिस घटना में सबसे पहले पहुंचे और मुख्यमंत्री को उन्होंने पत्र लिखा है और कार्रवाई करने की मांग की है, तो क्या हम इसको मान लें कि झारखंड में अब माफिया राज खत्म हो जाएगा? हम लोग अगर झारखंड से बगल के राज्य उत्तर प्रदेश की ओर चलें, तो अगर हम देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ आज वहाँ मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और अखिलेश यादव के समय लगातार ये आरोप लगता रहा था कि उत्तर प्रदेश में भी माफियाओं का राज है। वहाँ भी भू माफिया अलग अलग इलाके में अपने ढंग से एक्टिव थे। बालू माफिया भी उत्तर प्रदेश में, बालू का भी बहुत अवैध कारोबार होता था। लेकिन आपको ध्यान होगा कि विकास दुबे, एक बहुत बड़ा वहाँ हत्याकांड हुआ था, घटना घटा था, तो विकास दुबे को गिरफ्तारी के लिए वहाँ पुलिस पहुंची थी। जैसे हम उसको अगर पैरेलल झारखंड से करेंगे तो जैसे कारू यादव को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी। तो जब विकास दुबे के यहाँ पुलिस का जब छापा पड़ा था, पुलिस एक्शन के लिए गया, तो विकास दुबे और विकास दुबे के लोग पुलिस पर बहुत पूरे रात गोली चली और हर तरफ से पुलिस को घेर कर मारा गया। उसमें पुलिस वाले की भी जान गई। तो बाद में आपको ध्यान होगा फिर विकास दुबे फरार हो गया था। उसके बाद विकास दुबे को उज्जैन से पुलिस गिरफ्तार कर कर वापस उत्तर प्रदेश ला रही थी, जिस घटना में विकास दुबे की मौत हो गई। तो माना जाता है कि वो जो है माफिया राज पर योगी सरकार का पहला प्रहार था।
उसके बाद एक एक कर कर आप यूपी में देखेंगे तो कई अतीक अहमद, उनकी मौत हो गई। अतीक अहमद, उसका एक एक करके हर पुलिस एक्शन में और अलग अलग तरीके से पूरे माफियाओं पर लगाम लगा दिया गया उत्तर प्रदेश में। फिर वो अंसारी मारे गए। तो इस तरह से ये माना जाता है कि या तो माफिया उत्तर प्रदेश को छोड़कर चले गए और जो हैं उन या तो मार दिए गए या शांत हो गए। तो लेकिन इसके पीछे पॉलिटिकल कमिटमेंट था। तो क्या झारखंड में भी उत्तर प्रदेश की कहानी दोहराई जाएगी? इस सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा कोयला के क्षेत्र में और बाकी माइंस और मिनरल्स के क्षेत्र में जितने माफिया काम कर रहे हैं, आपस में उनका जो लगातार खून खराबा होता रहता है, आपस में जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहते हैं, उससे झारखंड को निजात मिलेगा? क्या वहाँ कोयला चोरी पर लगाम लग पाएगा? क्या पुलिस जो है अब बहुत सीरियस है? ये जो 5-6 FIR हुआ है, इस FIR के बहाने जो इस पर एक्शन हो रहा है, क्या ये पूरा कोयलांचल का माफिया राज को ख़त्म करेगा? क्या आज तक जो कहा जा रहा है कि झारखंड में माफिया प्लेयर बदलते रहते हैं, अलग अलग माफिया बदलते रहते हैं समय समय पर, लेकिन सिस्टम नहीं बदला, तो क्या अब सिस्टम बदल जाएगा? आने वाले समय में हम लोगों की इस पर नज़र बनी रहेगी। जयराम कुमार महतो के बहाने आज सबकी नज़र झारखंड के जो कोयलांचल के अलग अलग इलाकों में जो कोल माफिया हैं और उनसे संबंधित जो भी जो एक्टिविटी चल रहा है उस पर हम लोगों की नज़र बनी रहेगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे आपके कमेंट्स का लगातार इंतज़ार रहता है। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आपका कमेंट मुझे उत्साहित करेगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।